कहानी है 1967 जब अमेज़न के जंगल के ऊपर एक मुसाफिर तैयारा 4000 फुट की बुलंदी पर प्रवास कर रहा था। इन 32 मुसाफिरों को क्या पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और उसके बाद आसमान के अंदर एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके के बाद जहाज का इंजन काम करना छोड़ देता है और यह जहाज तेजी के साथ इस जंगल की तरफ आने लग जाता है और यह जहाज अमेज़न के जंगल में क्रैश कर जाता है। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे खौफनाक जंगल है और इसके अंदर 32 मुसाफिरों का ये जहाज क्रैश कर जाता है। उसके बाद जैसे ही जहाज क्रैश हो जाता है और उसके बाद इस जहाज का मिलियामेट हो जाता है और उसके बाद इस जहाज के अंदर 32 मुसाफिरों में सिर्फ एक लड़की ही बची थी जिसका नाम था लोहा और यही से कहानी स्टार्ट हो जाती है। लोहा को जब पहली बार होश आता है वो देखती है कि ये जहाज तो क्रैश कर चुका है, ये तो कयामत आ चुकी है। लोहा पहले बहुत ज्यादा चीखने लग जाती है, मदद की अपील करने लग जाती है, बहुत ज्यादा आवाजें देती है लोगों को, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। लोहा को इस चीज का अंदाजा हो गया था कि जहाज क्रैश करने के बाद शायद मैं ही इसके अंदर सिर्फ बची हूँ, बाकी तमाम तर लोग इसके अंदर मर चुके हैं। लोहा जैसी ही सीट बेल्ट निकालती है और वो देखती है कि ये तो सब कुछ खत्म हो गया है, कयामत आ चुकी है। और उसके बाद लोहा डर के मारे जहाज से बाहर निकलने की कोशिश करती है और जैसी ये जहाज से निकलती है और भागने की कोशिश करती है, रात का अंधेरा है, खौफनाक आंधी और तूफान और बारिश जारी है। जैसी ही लोहा जहाज से भागने लग जाती है तो भागने के बाद उसको खौफनाक आवाजें लगने लग जाती हैं और उसके बाद यही लोहा दोबारा इस जहाज के अंदर वापस आती है क्योंकि रात का अंधेरा है और उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि शायद मैं जहाज के बाहर बहुत ज़्यादा गैर महफूज हूँ और उसने जहाज के अंदर ही अपने आप को महफूज समझ लिया। उसके बाद रात का अंधेरा है, तेज बारिश जारी है। लोहा इन तमाम तर मरे हुए लोगों को जब देखती है वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और चीख चीख कर फूट कर रोने लग जाती है। लेकिन लोहा को लगा था कि शायद मैं बाहर निकलूंगी तो रात का अंधेरा है, खौफनाक जंगल है और मैं मर जाऊंगी, कोई भी चीज मुझ पे हमला कर देगा और वो मुझे निगल लेगा। लोहा ने यह फैसला किया कि अब मैंने सारी रात इस जहाज के अंदर ही गुजारनी है, जैसी ही सुबह का किरण निकलता है तो मैं इस जहाज से भाग निकलूंगी। लोहा को इस चीज का अंदाजा पहले से ही था कि हम जिस जगह पे क्रैश कर चुके हैं ये अमेज़न जंगल है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, दुनिया का सबसे खौफनाक जंगल। वो सारी रात इस जहाज के अंदर गुजारने का फैसला करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे भूख लगने लग जाती है। भूख लगने के बाद वो देखती है कि इस जहाज के अंदर कोई चीज तो ऐसी होगी जो मैं उसे खा लूं और उनसे मैं अपना भूख मिटा लूं। बहरहाल कैबिनेट में के अंदर उसको खाने के लिए कुछ चीजें तो मिल जाती है और वो जैसी खाने की चीजें लेती है, खा लेती है और वो दोबारा बाहर देखने की कोशिश करती है, उसको खौफनाक आवाजें सुनने को मिलती हैं और वो दोबारा जहाज के अंदर बैठने लग जाती है। वो क्या करती है कि अब मैंने सारी रात इस जहाज के अंदर गुजारना है और जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, जैसे ही सुबह का किरण निकलता है, उसके पहले पहले मैं इस जहाज को छोड़कर निकल जाऊंगी और मदद के लिए किसी को बुलाऊंगी। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक जंगल है और यहाँ पे कोई इंटरनेट या कोई सैटेलाइट काम नहीं करता है। ये भी आपने सुना होगा कि अमेज़न जंगल ने बहुत ज्यादा इंसानों को निगल लिया है। लोहा इस जंगल के अंदर अकेली लड़की थी जिसने इस चीज का मुकाबला करना था कि मैं इनको कैसे सर्वाइवल करूंगी, कैसे मैं इन चीज से निकलूंगी और कैसे मैं आगे बढ़ूंगी और कैसे मैं सर्कुलेट करूंगी। उसके बाद लोहा इस जहाज के अंदर सोने का फैसला करती है। नींद आती है उसे, लेकिन नींद से पहले उसको बहुत ज्यादा सर्दी लगना लग जाती है। उसके बाद उसको गर्म कपड़े नहीं मिलते। वो क्या करती है, जो मरे हुए लोग हैं उनसे वो कपड़े निकालती है और तमाम तर कपड़े निकालने के बाद वो खुद को उनमें छुपा लेती हैं। सारी रात जब वो वहां पे गुजारती है, सुबह का किरण, सुबह का सूरज
उठता है। जैसे ही सुबह सूरज निकलता है, लोहा इस जहाज से निकलने की तैयारी करती है। सबसे पहले वो अपना सामान तैयार करती है, अपना बैग भी तलाश करती है, लेकिन बैग ना मिलने पर वो किसी और का बैग उठा लेती है और उनसे सारा सामान खाली करके उनके अंदर वो चीजें डाल लेती है ताकि उनको सर्वाइवल में आसानी हो और उनके काम भी आ सके। उसके बाद वो दोबारा पायलट के कैबिनेट में जाती है और वहां पे देखती है कि पायलट के पास एक पिस्तौल होती है। अगर वो पिस्तौल मुझे मिल जाए तो मुझे सर्वाइवल करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। लोहा, जिसकी उम्र 18 साल थी, कम उम्र थी, लेकिन फिर भी हिम्मत, जज्बा और बहादुरी बहुत ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि मैं ही एक अकेली लड़की हूं इस जहाज के अंदर और मुझे ही इस चीज से निकलना है। उसके बाद जैसे ही लोहा जहाज के कैबिनेट में पहुंचती है, वहां पे उसको एक पिस्तौल भी मिल जाती है। तमाम तर खुराक, तमाम तर गर्म कपड़े और कुछ और सामान बैग में डाल के जहाज से निकल जाती है। अपने सफर का आगाज करती है। सफर जैसी उसका शुरू होता है, जाहिर सी बात है अमेज़न जंगल दुनिया का खतरनाक तरीन जंगल है। इस जंगल में उसका सामना एक बहुत बड़े सांप से हो जाता है। आपने सुना होगा कि अमेज़न जंगल के अंदर एनाकोंडा जैसे बड़े बड़े सांप अब भी पाए जाते हैं। ये सांप एनाकोंडा जैसे बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो जैसी सांप को देखती है, अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वो इस सांप के ऊपर पैर रखकर, मतलब उसका सर अलग करके और बाकी तमाम तर सांप को अपने बैग में डाल के अपना सफर कंटिन्यू रखती है, क्योंकि उसे इस चीज का अंदाजा हो गया था कि अब मैंने इस अमेज़न के जंगल से निकलना है। उसके बाद जैसे ही वो अपना सफर शुरू कर देती है, कुछ ही टाइम के बाद उसको एक बहुत बड़ा दरिया नजर आता है। दरिया पार करने का तरीका उसके पास मौजूद नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेज़न के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा दरिया बहता है। दरिया पार करने के पास, मतलब लोहा के पास इसका कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था कि अब मैं इस दरिया को किस तरीके से पार करूंगी और दूसरे साइड पे जाऊंगी। ये अभी तक उसको लोकेशन या किसी भी कंट्रीब्यूशंस के बारे में मालूमात नहीं है, लेकिन बस वो अपना सफर जो है वो कंटिन्यू रख रही है ताकि मैं अपने सफर को कंटिन्यू रख सकूं। बहरहाल धीरे धीरे वो क्या करती है कि इसी दरिया के किनारे वो अपने सफर का आगाज करती है। जैसे ही वो कुछ सफर तय करती है, उसके बाद उसके सामने एक खूनखार शेर आ जाता है, और ये एक ऐसा शेर था कि ये कई गुना इनसे बड़ा था। बहरहाल उसने पिस्तौल हाथ में ले ली और बुलेट मार दी। उसको इस चीज का अंदाजा हो गया था कि ये शेर जैसी ही पिस्तौल की आवाज सुनेगा तो ये भाग जाएगा, जैसी फायरिंग की आवाज सुनेगा ये भाग जाएगा, लेकिन ऐसे मुमकिन नहीं था। शेर उनके सामने खड़ा है, लोहा उनके सामने खड़ी है और शेर बस हमले की तैयारी कर रहा है कि मैं इस लोहा के ऊपर हमला करूंगा और इसे निगल जाऊंगा। लेकिन लोहा, जिसकी उम्र 18 साल थी, उम्र से कम थी, लेकिन फिर भी वो मजबूत थी, बहादुर थी। पिस्तौल हाथ में लिए हुए उसने एक फायर हवा में खोल दी, लेकिन वो शेर दोबारा नहीं भागा। लोहा को इस चीज का अंदाजा हो गया कि ये शेर हवाई फायरिंग से नहीं भागता, मुझे इसको मारना ही पड़ेगा। जैसे ही शेर उसकी तरफ पेशकदमी करता है, लोहा पिस्तौल उठा लेता है और उसके सर पे गोली मारता है। शेर उसी जगह पे गिर जाता है और लोहा दोबारा अपने सफर का आगाज करती है। कुछ ही सफर उसने तय किया था कि उसके बाद उनके सामने कुछ लोग नामुदार होते हैं और उन लोगों के पास तीर भी मौजूद होते हैं और वो लोग कुछ काम पे लगे हुए होते हैं। लोहा दूर से जब उसे देखती है वो हैरान हो जाती है कि ये अब किस किस्म का मखलूक है इस जंगल के अंदर, और मैं अब इनसे कैसे निकलूंगी, कैसे रास्ता बनाऊंगी ताकि मैं इनके ऊपर से गुजर जाऊं। क्योंकि लोहा पहले ही इन लोगों को किताबों में पढ़ चुकी थी कि कुछ लोग जो आज भी दुनिया से कटे हुए हैं, कुछ ऐसे मखलूक जो आज भी इंटरनेशनल दुनिया से कटे हुए हैं और जंगलों के अंदर वही पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। और उसके बाद लोहा क्या करती है, सबसे पहले उसको देखती है कि ये क्या करते हैं। उनके पास बच्चे भी थे, औरतें भी थे, और वो जो लोहा ने एक शेर को मारा था, ये उसी शेर को घसीट रहे थे अपने इलाके में मुंतकिल करने के लिए। लोहा ने जब देखा तो कई घंटे वहां पे वो बैठने लगी कि अब इसके ऊपर अगर मुझे रास्ता मिल गया तो ठीक है, तो नहीं तो मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगा, क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं। अगर इसने मेरा पीछा शुरू कर दिया या इसको मैं नज़र आने लगी तो ये मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और ये एक दो है नहीं कि मैं इसे मार दूं, क्योंकि इसकी तादाद 300 से ऊपर है। उसके बाद लोहा क्या करती है,
اس کے اوپر رات ہو جاتی ہے، وہ اس رات کے اوپر ان لوگوں کے اوپر بھی نظر رکھتی ہیں اور ایک درخت ہوتا ہے اسی درخت کے اوپر چڑھ جاتی ہیں اور ایک چھوٹے سے لہر پہ وہ اپنا جگہ بھی بنا لیتی ہے اور ساری رات اس پہ بیٹھنے لگ جاتی ہیں۔ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ ان کے سامنے ہی تھے اور ان کو نظر ہی رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ رات کے اندھیرے میں شعلوں کا انقلاب بھی کرتے ہیں، مطلب آگ جلاتے ہیں، اور آگ جلانے کے ارد گرد تمام تر لوگ بیٹھنے لگ جاتے ہیں۔ لوہا ان تمام تر لوگوں کو دیکھ رہی تھی، ان کے پارٹی سپیٹ کو بھی دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ لوہا دیکھتی ہے کہ ان پارٹی میں سے وہ ایک انسان کو پکڑ کر، جو بہت زیادہ بوڑھا تھا، ان کو ایک میز پر بٹھا کر، یعنی سر اس کا نیچے کر کے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیتے ہیں۔ لوہا جب یہ دیکھتی ہے تو ایک دم سے اس کو جھٹکا لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ بہرحال لوہا نے جب یہ ساری سچویشن دیکھی تو وہ پھر سے بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ اداس ہو گئی، اور ایک دم سے اس کو ایسا لگا کہ شاید میری زندگی کا اختتام ہو چکا ہے، میری زندگی ختم ہو چکی ہے، اب میں جتنا بھی کوشش کر لوں میں اس جنگل سے نہیں نکل پاؤں گی، کیونکہ ایک تو اس جنگل کے اندر حیوان ہے، ایک تو اس جنگل کے اندر حیوان ہے، اور اس کے باوجود ایسے مخلوق بھی اس کے اندر بستے ہیں کہ اس نے ایک شخص کا سر کاٹا، اور سر کاٹنے کے بعد اس نے اس کے اوپر جشن منایا اور اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کے لیے مطلب کچھ اور انتظام بھی کیا، اور اس کے گوشت کو پکایا گیا اور اس کے بعد اس کو کھایا گیا اور شراب کے ساتھ پیا گیا۔ یعنی لوہا نے جب یہ ساری سچویشن دیکھی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ شاید اب میرا اس جنگل سے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ لوہا ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھتی تھی، اس کے ماں باپ بھی تھے اور اس کی ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی لوہا، جو اب اس وقت ایمیزون کے جنگل کے اندر پھنس چکی۔ A plane has crashed in the Amazon jungle. ماں باپ ان کے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھی ہو اس جہاز کا پتہ لگایا جا سکے، لیکن آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ ایمیزون کے جنگل میں جو بھی کوئی جہاز کریش ہو جاتا ہے اس کے اندر کوئی بھی فرد زندہ نہیں بچتا۔ اگر ہاں کوئی زندہ بچ بھی جاتا ہے تو اس کو حیوان کھا لے جاتے ہیں، یا اس کے اندر مطلب اسی طریقے سے کوئی مخلوق نامودار ہوتی ہے اور اس کو ہی کھا لے جاتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی جہاز ایمیزون جنگل کے اندر کریش ہو جاتا ہے اس کو ڈیسٹیفائڈ کیا جاتا ہے، یعنی پتہ تو لگ جاتا ہے کہ جہاز کہاں پہ کریش ہوا ہے، لیکن اس کے اندر رہنے والے تمام تر انسانوں کو ڈائریکٹلی ڈیڈ قرار دیا جاتا ہے۔ لوہا ایک ہی لڑکی تھی جو اس جہاز کے اندر زندہ بچ گئی تھی، اور مسلسل 4 دن سے وہ اس ایمیزون جنگل کے اندر اپنی سروائیول کر رہی تھی۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوہا نے اس جنگل سے نکالنے کے لیے کوشش کی، یا لوہا اس جنگل سے نکل گئی کہ نہیں؟ آنے والی کہانی کی ٹویسٹ کے بارے میں جب آپ سنیں گے حیران ہو جاؤں گے۔ لوہا جس طریقے سے وہاں پہ کوشش کرتی ہے کہ میں اب ان مخلوق کے بجائے کسی دوسرے روٹ کا استعمال کروں، کسی دوسرے راستے کا انتخاب کروں اور میں وہاں سے نکلوں، تو شاید یہ میرے لیے بہترین رہے گا، کیونکہ اگر میں ان کے بیچ میں سے گزر گئی اور ایک فرد نے یہاں پہ مجھے دیکھ لیا تو یہ پورے جنگل میں میرا پیچھا کریں گے اور یہ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد لوہا نیچے اترتی ہے اور دوسرے روٹ کا استعمال کرتی ہے، مطلب دوسرے راستے کا انتخاب کرتی ہے، لیکن جیسی وہ دوسرے راستے پہ جاتی ہے تو وہاں پہ بھی انہی مخلوق کی بسائی ہوئی گاؤں موجود تھی، یعنی اسی مخلوق کا بسیرا وہاں پر بھی موجود تھا۔ لوہا جب دیکھتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اداس چہرے کے ساتھ یہ دوبارہ اپنی جگہ پہ منتقل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جس جگہ پہ وہ بیٹی تھی وہ وہاں پہ بہت زیادہ محفوظ تھی، ایک پیڑ پر۔ وہ دوبارہ اسی پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے اور یہ سوچنے لگ جاتی ہیں کہ ان تمام تر راستوں پر انہی لوگوں کا بسیرا ہے، اب میں ان سے کیسے نکلوں گی، کس طریقے سے اپنے سروائیول کروں گی، کس طریقے سے میں اپنے سفر کو کنٹینیو رکھوں گی، کیونکہ مجھے آگے بھی جانا ہے۔ بہرحال وہ کیا کرتی ہیں، وہ دیکھتی ہے کہ جس پیڑ پہ وہ سوار ہے اس پیڑ کے نیچے انہی مخلوق کا ایک بچہ آنے لگ جاتا ہے، اور یہ بچہ یہاں پہ کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا، حالانکہ ان کے ساتھ اس کی ماں بھی موجود تھی۔
लोहा देखता है कि ये तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी खामोशी इख्तियार कर लेती है और उसके ऊपर देखती है कि यहाँ पे क्या करते हैं। उसके बाद जैसे ही वो एक बच्चा और माँ वहाँ से चले जाते हैं, लोहा फौरन रात के अंधेरे में उतर कर वहाँ से निकलने का फैसला करती है, क्योंकि लोहा को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पे ये पहुँच चुके हैं, शायद ये काफ़ी तादाद में यहाँ पे पहुँच जाए और वो मुझे देख ले। अगर एक बार इस मखलूक ने मुझे देख लिया तो मेरा जिंदा बच जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो दोबारा उसी दरिया के किनारे पहुँच जाती हैं जहाँ पे उसे लगा था कि शायद मैं ये दरिया किस तरीके से भी पार कर लूँ और वहाँ पे पहुँच जाऊँ तो शायद मुझे वहाँ पे इंसानी कोई ठिकाना मिल जाएगा और मैं आसानी से यहाँ से निकल जाऊँगी, लेकिन ऐसा मुश्किल नहीं था। बहरहाल क्या करता है, लोहा वहाँ पे भी कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करता है और इनसे किश्ती बनाने का सोचती है, जिसके ऊपर उसका पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन किश्ती मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होती। उसके बाद लोहा दोबारा जब सुबह उठती है, उसी किश्ती के ऊपर दोबारा वो काम स्टार्ट कर देती है और रात के अंधेरे तक उसकी ये किश्ती तैयार हो जाती है। तो क्या करती है कि अब मैं रात के अंधेरे में ही इस किश्ती से इस दरिया को पार करके उस साइड पे चले जाऊंगी और शायद वहां पे मुझे कोई इंसानी ठिकाना मिल जाए ताकि मैं अपने सफर को कंटिन्यू रख सकूं। उसके बाद जैसे ही लोहा इस किश्ती को पानी में उतारती है और उसके ऊपर बैठने लग जाती है, ये किश्ती उसकी कामयाब हो जाती है और वो दरिया के किनारे उस पार चली जाती है। लेकिन लोहा को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि मैं एक से बचने की कोशिश कर रही थी, दूसरे पे आ गई। उसके बाद लोहा को क्या लगा था कि जैसे ही दरिया पार करूंगी तो कुछ ही सफर करने के बाद मुझे कोई इंसानी ठिकाना मिल जाएगा और वहां से मेरी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन ऐसा मुश्किल नहीं था। उसके बाद जैसे ही लोहा कुछ सफर ही कंटिन्यू करती है, कुछ सफर पे चलती है, उसको दोबारा वही मखलूक का बसेरा मिल जाता है और ये इनसे कई गुना ज्यादा थे। यानी उसने कहा था कि वो 300 लोग थे जिसको मैं देख रही थी, और इस बसेरे पे जब मैं यहाँ आई तो इसका पूरा एक गांव मौजूद था जिसके अंदर हजारों की तादाद में ये मौजूद थे। उसके बाद लोहा ने क्या किया कि दोबारा जंगल के अंदर भागते हुए वो दोबारा उस किश्ती के अंदर पहुंच गई और किश्ती के अंदर बैठ गई और अपने सफर का आगाज कर दिया और दोबारा उस पार आ गई जिस पार ये मखलूक की तादाद कम थी। और उसने सोचा कि यहाँ से ही मैं किसी रास्ते को तलाश करूंगी और वो दोबारा जिस जहाज से वो आई थी वो दोबारा उस जहाज पे जाने की कोशिश करती है। हालांकि पहले उसे लगा कि मैं दोबारा जहाज पे पहुंचूंगी तो शायद वहां से कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लूंगी, क्योंकि जंगल नामुदार होता है, इसमें किसी इंसान को ये पता नहीं चलता कि अब मैं ये किस साइड पे जा रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ और बाकी मैं कैसे सर्वाइवल करूंगा। लोहा जैसी ही दरिया के किनारे दोबारा इस साइड पे आ जाती है, वो दोबारा एक बार ट्राई करती है कि मैं जिस मखलूक की तादाद 300 के करीब है उसके बीच में से निकल जाऊं या शायद वो मुझे देख ना ले तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल लोहा जैसी अपने दरख्त के ऊपर पहुंचती है वो देखती है कि रास्ता साफ है और लोहा वहां से निकलने की कोशिश करती है और कामयाबी के साथ वो उन मखलूक के बसेरे से निकलकर आजाद हो जाती है। अपने रास्ते को वो खुद नाप लेती है, घना जंगल है, तेज बारिश जारी हो गई, तूफान भी उनके साथ मौजूद है। लोहा एक दरख्त के नीचे बैठने लग जाती है और जो भी खुराक उसने उठाया हुआ था इनमें से उन खुराक का कुछ ही सामान उनके साथ बचा था, बाकी तमाम खुराक जो है वो खत्म हो गया था। उसके बाद यही लोहा क्या करता है, खुराक निकालता है और इसी खुराक को खाने लग जाती है और ये आखिरी खुराक का कैन उसके पास बचा था, बाकी कुछ भी नहीं था। उसके बाद क्या करता है, लोहा अपने सफर को कंटिन्यू रखता है और 4 दिन सफर करने के बाद लोहा का ये सफर अब भी खत्म नहीं हो रहा था और उसे उसका दम जो था वो मुकम्मल तौर पर घुट रहा था। बारिश होती है, बारिश में वो अपने लिए थोड़ा सा पानी बराबर कर लेती है, पानी पीती है, खुराक के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है। जंगल है, घना जंगल है, जो सांप उसने मारा था उसी सांप को कई दिनों के बाद वो निकाल कर का लेती है, क्योंकि वो सड़ा हुआ था और उसे लगा था कि शायद अब ये मेरे जिस्म को कोई नुकसान नहीं देगा, और उसके बाद वो का लेती है और बारिश का ताज़ा पानी भी वो पीने लग जाती है। रात का अंधेरा है, 4 दिन वो अपनी सफ़र को कंटिन्यू रख चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिला। हालांकि उसे लगा था कि मैं कुछ दिन और सफ़र कर लूँगी तो शायद मुझे कोई इंसानी मकाम नज़र आएगा, कोई इंसान नज़र आएगा, तो मैं वहाँ पे पहुँच से उनसे मदद की अपील करूँगी और वो मेरी मदद कर लेगा और मैं बाहिफाजत इस जंगल से निकल जाऊँगी। लेकिन लोहा को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होगा,
یہ بالکل اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ساری رات اس درخت کے نیچے گزاری، صبح ہوتی ہی اس نے دوبارہ تیاری کر لی، بیگ بھی اٹھا لیا، پستول بھی اٹھا لیا اور اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ یہ جنگل اتنا گنا تھا کہ اس کو پہلے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے سفر کنٹینیو کیا، ایک دن سفر میں اس کو پہاڑی کی چوٹی پہ ایک ٹاور نظر آیا، اور یہ ٹاور اس کی زندگی کے لیے ایک سب سے بہترین لمحہ تھا۔ کیونکہ وہ انسانی ٹاور تھا اور اس ٹاور کے اوپر کچھ انسان بھی موجود تھے۔ لوہا کو لگا کہ شاید اب میرا 2 دن کا سفر باقی ہے اور میں آسانی سے اس ٹاور پہ پہنچ جاؤں گی اور میری زندگی بچ جائے گی، لیکن لوہا کو نہیں پتا تھا کہ میرے آنے والے سفر میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے بعد لوہا نے دوبارہ اس پر نکلنے کا فیصلہ کیا اور دوبارہ اپنا سفر کنٹینیو کیا۔ ایک دن سفر کرنے کے بعد جب رات ہو گئی تو اس نے دوبارہ ایک جگہ پہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے وہ بیٹھنے لگی تو اس ٹاور پر آگ کے شعلے جل رہے تھے، یعنی کچھ لوگ آگ جلا رہے تھے اور آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ لوہا کو لگا تھا کہ شاید یہی وہ انسانی مقام ہے جس کے اوپر مجھے پہنچنا ہے، اور اس کے بعد لوہا جیسی صبح ہوتا ہے دوبارہ اس جگہ پر اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے، لیکن جیسی وہ سفر شروع کرتی ہے ان کے اوپر ایک بھیڑیا حملہ کرتا ہے۔ بھیڑیوں کو وہ بہت زیادہ مار دیتا ہے، مطلب پستول سے بھیڑیا گرنے لگ جاتا ہے۔ لوہا دوبارہ اپنے سفر کو کنٹینیو رکھتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ جیسے ہی اس ٹاور کے نزدیک پہنچ گئی، اس کو پہلے لگا کہ شاید میں انسانی مقام پہ پہنچ چکی ہوں، اب میری زندگی بچ گئی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ لوہا جیسی اس ٹاور کے نزدیک پہنچنے لگی، اس نے آوازیں اور چلانا شروع کیا کہ میں انسانی مقام پر پہنچ چکا ہوں، لیکن وہ انسانی مقام نہیں تھا بلکہ وہ انہی مخلوق کا بسیرا تھا۔ اس کے بعد ان کے اوپر لوگ آ جاتے ہیں اور اس کے اوپر ڈائریکٹلی تیر تما دیتے ہیں کہ سب کچھ گرا دو ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے، بلکہ ان کی زبان بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون سی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ بہرحال لوہا نے سیدھا پستول اٹھا لی اور اس کے اوپر رکھ دی، یعنی 4 بندے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ لوہا نے کہا کہ میرے نزدیک نہ آؤ ورنہ میں آپ لوگوں کو گولی مار دوں گی، لیکن ان لوگوں کے پاس تیر تھے اور اس نے تیر ان کے اوپر تام کے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد لوہا کیا کرتی ہے، پہلے ایک کو فائر مارتی ہے، گرنے لگ جاتی ہے، لیکن دوسرا لوہا کے اوپر تیر چلاتا ہے اور لوہا کے سینے میں تیر چلا جاتا ہے اور لوہا اسی جگہ پر گر جاتی ہے۔ یہی سے کہانی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے، کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمیزون دنیا کا سب سے خوفناک جنگل ہے، سب سے خطرناک جنگل ہے اور سب سے بڑا جنگل ہے، اور اس کے اندر جب بھی کوئی جہاز کریش کر جاتا ہے تو ان میں سے اگر کوئی شخص زندہ بھی بچ جاتا ہے تو اس کا زندہ نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔